तो कहानी शुरू होती है ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने के ठीक 7 दिन बाद से। घर की रसोई से छनकर आ रही आवाजों से सुबह का अंदाजा हो गया था। अब तक मैं रजाई की सेफ प्रोटेक्शन में खुद को सेफ मानकर किसी ऐसे राजा की तरह आराम फरमा रहा था जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। पर हर बार मेरी ये सेफ प्रोटेक्शन कोई ना कोई तोड़ देता था। आज भी सुबह मम्मी ने मुझे बहुत बुरी तरह से उठाया। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन मम्मी तैयार थी। वक्त का कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? मम्मी ने रजाई हटाते हुए कहा। मैंने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। हाँ, अब ठंड जरूर लग रही थी। मानव मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ठंड लगती है भाई साहब। तो मैं अपने आप को सिकोड़ कर एक कोने में बैठ गया। जरा घड़ी की ओर देख, 8 बज गए। ये मम्मी का दूसरा अटैक था। मैं समझ गया था कि अभी 7:30 ही बजे होंगे। मम्मी रोज सुबह राइट टाइम से आधा घंटा बढ़ाकर ही बताती थी। पता नहीं उन्हें सुबह सुबह झूठ बोलकर क्या हासिल होता था। मुझे बड़े लोगों का यही डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल पसंद नहीं। बचपन से कहते आए हैं कि झूठ बोलना पाप है, पर अब खुद बड़े होकर वो ये पाप हर रोज खुद करते हैं। शायद वो सोचते हैं कि चाहे जितने पाप कर लो, आखिर 380 रुपए में सारे पाप धुल जाते हैं। मेरे शहर उदयपुर से हरिद्वार का किराया 380 रुपए ही है। बस वहां जाओ, गंगा नहाओ और सर्फ एक्सेल के उस ऐड की तरह धोया भिगोया और हो गया, सारे पाप धुलवा लो। लास्ट वीक ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया था। अब पापा चाहते थे कि मैं एमबीए करूं, फिर शर्मा जी और वर्मा जी के लड़कों की तरह हाई पैकेज पे किसी एमएनसी को ज्वाइन करूं। वो समझाते थे, ये पैकेज का दौर है। हर दौर का अपना एक गुण होता है, जिसके पास उस दौर की मक्खियों को मंडराना होता है। पैकेज इस दौर का गुण है और तुम मक्खी। आखिर वो भी 10 लोगों के बीच गर्व से कहना चाहते थे कि उनका बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, और जब मैं कंपनी के खर्चे पर प्लेन से आऊं तो मोहल्ले भर में टिकट दिखाकर वो बता सके कि मेरा बेटा प्लेन से आया है। तो कुल मिलाकर मामला ये था कि उन्होंने अपना फरमान जारी कर दिया था। मुझे जयपुर जाकर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा। उनका फैसला आखिरी फैसला होता था। सो उनके अकॉर्डिंग आज मुझे जयपुर जाना था। उस वक्त ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट होते नहीं थे। जो कुछ थे वो 100% सिलेक्शन की गारंटी साथ में देते थे। न्यूज़पेपर में उन दिनों ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट अपने ऐड की वजह से काफी फेमस हो रहा था। तो फाइनली ये फिक्स हो चुका था कि मुझे वहीं से कोचिंग लेनी है। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हुआ। सारा सामान तो मम्मी ने रात में ही पैक कर दिया था। कितनी जल्दी थी उन्हें अपने बेटे को शर्मा जी के बेटे की तरह बनाने की। खाने की टेबल पर पापा मेरा वेट कर रहे थे। पापा रोज डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाते थे और मैं अपने कमरे में। पर इतनी जल्दी कभी भी मैंने खाना खाया नहीं था, लेकिन आज तो खाना ही था। तो मैं भी पापा के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सारी पैकिंग हो गई? पापा का यह आज का पहला क्वेश्चन था, जो नॉर्मली थोड़ा सा इजी था, वरना पापा के सवाल कौन बनेगा करोड़पति के सवालों से कम नहीं होते थे भाई साहब। हाँ, हो गई। मैंने बस इतना ही कहा। मैं थाली को गौर से देखे जा रहा था। थाली में रखी रोटी मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। उस कंडीशन का अगर कोई डिस्क्रिप्शन करता तो ऐसे करता कि मैं रोटी को ऐसे घूर रहा था मानो उसे खा ही जाऊंगा। हालांकि ये गलत होता, क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। आज कहाँ रुकोगे? पापा का नेक्स्ट क्वेश्चन।
मेरे पास ना तो कोई लाइफ लाइन थी और ना ही कोई ऑप्शन। मैंने रोटी से ध्यान हटाया। देखता हूं, मैंने अभी तय नहीं किया और क्या कहता। सच में इस बारे में मैंने कुछ तय किया ही नहीं था। ऐसा करना, आज तुम सोमदेव जी के यहां ही रुक जाना। पापा ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कहा। मुझे समझ में नहीं आता, ये बड़े लोग वो सवाल पूछते ही क्यों हैं जिसके जवाब इन्होंने पहले से ही फिक्स करके रखे होते हैं। जी, मैंने बस इतना ही कहा। कल तक कोई रूम ढूंढ लेना, किसी अच्छे पढ़ने वाले लड़के को अपना रूममेट बना लेना। अकेले कमरा लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। पापा की बातें मैं चुपचाप सुने जा रहा था। प्लेट में रोटी अब तक मेरे सामने पड़ी थी। तभी मम्मी ने एक और रोटी लाकर रख दी। तू यूं रोटी को देख क्या रहा है, इसे खा भी ले, मम्मी ने कहा। जाने वहां तेरा क्या होगा, सामने रखी रोटी तक तो खाई नहीं जाती है। कौन लाकर देगा तुझे वहां पर। खाने पीने में कोई भी कोताही मत बरतना, हेल्दी रहोगे तभी तो पढ़ पाओगे। मम्मी ने भी अपनी टेंशन बता दी मुझे। न जाने इन लोगों को इतनी टेंशन क्यों होती है। दूसरे शहर मैं जा रहा हूं, टेंशन मुझे होना चाहिए, और यहां तो जिसे देखो वही टेंशन लिए घूम रहा है। मैंने तुम्हारी मम्मी को पैसे दे दिए हैं, जब जाओगे तो उनसे ले लेना, पापा ने हाथ धोते हुए कहा। पापा खाना खा चुके थे। मैंने भी जैसे तैसे 2 रोटियों को किसी तरह से मुंह में ठूसा। इससे पहले कि मम्मी तीसरी रोटी लाकर अपनी ममता का वास्ता देकर मुझे खाने के लिए मजबूर करती, मैं टेबल से उठ गया, वॉश बेसिन तक पहुंच गया भाई साहब। पर तब तक मम्मी रोटी लेकर आ चुकी थी। अरे ये क्या, 2 ही रोटी खाई। मम्मी की बात पूरी होने तक मैं हाथ धो चुका था। मन ही मन अपना मिशन सक्सेसफुल होने पर बहुत खुश हुआ और मम्मी बड़बड़ाते हुए किचन में वापस चली गई। पापा के ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। वहां पहुंचते ही फोन कर देना, पापा ने कहा। जी, इस बार भी मेरे मुंह से बस इतना ही फूटा। सोमदेव जी का एड्रेस है तुम्हारे पास, पापा ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। पापा के सामने मुंह से हाँ और ना के अलावा मुश्किल से ही कुछ और निकलता था। तो फिर उनके पास कैसे जाओगे, एड्रेस है नहीं, चले नवाब साहब जयपुर। इस बार पापा गुस्सा हो गए। वो तो मैंने पूछ लिया, वरना ऐसे ही निकल जाते। अब ये लापरवाही छोड़ दो। इतना कहकर पापा अपने कमरे में गए और वहां से एक कागज पर एड्रेस लिखकर ले आए। ये लो, पापा ने कागज आगे बढ़ाया। मैंने वो कागज हाथ में पकड़ लिया, एक नजर उस पते पर डाली। पापा की हैंडराइटिंग तो सुभान अल्लाह। एक बार मैंने एक लेटर पर इसी तरह की हैंडराइटिंग में एक बार एड्रेस लिख दिया था, तो पापा ने जो मुझे सुनाई थी, भाई रे भाई, कैसे अक्षर लिखते हो तुम। तुमसे तो तीसरी कक्षा का बच्चा भी अच्छा लिखता होगा। तुम्हारा लिखा कोई पढ़ पाएगा। और न जाने क्या क्या नहीं कहा था पापा ने उस दिन, पर मुझ पर कोई खास असर हुआ नहीं। अगर आज यही सब मैं अपने पापा को कह देता तो। पर क्या करें, जिस तरह से ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब से निकलता है, उसी तरह से मेरे पापा के लिए भी ये एक ऐसा ही सच है कि बड़े कभी गलत नहीं होते। मैंने पापा के पैर छुए। मन लगाकर पढ़ना, पापा ने इतना कहा और अपना स्कूटर स्टार्ट करके ऑफिस की ओर चले गए। पापा अपने बजाज प्रिया पर ऐसे जा रहे थे मानो मुझे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर के सपने दिखा रहे हो। मैंने घड़ी देखी तो 9 बज चुके थे। मेरे जाने का भी टाइम हो ही रहा था। तो जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना अपना बैग एक बार चेक कर लूं। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुझे मम्मी पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए एक बार बैग देखना चाहता था मैं। जैसे ही मैंने बैग खोला, ऊपर 5 जोड़ी नई अंडरवियर और बनियान रखी हुई थी। 2 जोड़ी पुरानी थी, 4 जोड़ी सॉक्स
साइड के खाने में रखे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इतने जोड़ी अंडरगारमेंट का करूँगा क्या। कहीं पापा मम्मी ये तो नहीं सोच रहे कि वहाँ जाकर मैं सिर्फ और सिर्फ यही पहनने वाला हूँ, या फिर जयपुर में अंडरगारमेंट मिलते ही नहीं है जो मैं साल भर का स्टॉक यहीं से लेकर जा रहा हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि ये मुझे सुपरमैन बनाना चाहते हो, तो पैंट के ऊपर हर रोज यही अंडरवियर पहनूं। सचमुच माँ बाप को समझना बहुत मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है उनको कोई बात समझाना। मम्मी मेरी ब्लैक जीन्स कहाँ है? अपनी फेवरेट जीन्स को बैग में ना पाकर मैं चिल्ला पड़ा। बेटा वो तो फटी हुई थी जगह जगह से, तो मैंने तो उसका पोछा बना लिया। अरे मम्मा फटी हुई नहीं थी, वो फैशन है आजकल का। भला फटे कपड़े पहनने का भी कोई फैशन होता है? मम्मी किचन में खड़े खड़े ही बुदबुदा रही थी, और इस तरह मम्मी ने सफाई दी कि सफाई की खातिर मेरी पसंदीदा जीन्स अब पोछा बन चुकी थी। मैंने कहा था ना, माँ बाप को समझाना मुश्किल होता है। वो कभी भी हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते, और सुन भी लें तो समझना नहीं चाहते। पापा मम्मी को जो पैसे देकर गए थे, मम्मी ने लाकर वो मुझे दे दिए। मैं जब सारे पैसे एक जेब में डालने लगा तो मम्मी ने फिर से टोक दिया। अरे सारे पैसे एक ही पॉकेट में मत रख, आधे पॉकेट में रख और आधे बैग में रख दे। अगर चोरी हो गए तो कम से कम आधे तो बचेंगे। मैंने मम्मी की ओर ऐसे देखा जिसे हम लोग आमतौर पर घूरना कहते हैं, पर अभी मम्मी के सेफ्टी मेजर्स पूरे कहाँ हुए थे। बेटा तू एक काम कर, तू रुपयों को एक जेब में मत रख, आधे आगे वाली जेब में रख और आधे पीछे वाली में। अगर एक जेब कट भी जाए तो कम से कम दूसरी जेब में पैसे तो बचेंगे। मुझे माँ के इन सेफ्टी मेजर्स पे बहुत ही हैरानी हुई। माँ को अगर देश का रक्षा मंत्री बना दें तो वो देश में हो रही आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगा सकती थी, या फिर रॉ का चीफ बना देना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आईएसआई को नेस्तु नाबूद कर देती। फिलहाल मेरी माँ का ये टैलेंट मेरे पैसों को जयपुर तक पहुंचाने में मेरी मदद कर रहा था। मैं अभी मम्मी के सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर ही रहा था कि मम्मी अंदर से कुछ और पैसे लेकर आ गई। बेटा ले, ये भी रख ले। मम्मी ने मेरी ओर पैसे बढ़ाते हुए कहा। नहीं मम्मी, मुझे और नहीं चाहिए, मैंने जवाब दिया। रख ले, खाने पीने के काम आएंगे, ये अलग है, तेरे पापा को नहीं पता। कहते हुए मम्मी ने जबरदस्ती वो पैसे मेरे हाथ में थमा दिए। मैंने कहा था ना, माँ बाप को समझना सच में मुश्किल है। मेरे जाने का टाइम हो गया था। माँ की भीगी हुई आंखों को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया। उस वक्त मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने माँ के पैर छुए। माँ ने सिर पर हाथ फेरा, कुछ 100 हिदायतें और ढेर सारा प्यार फिर से दे डाला, जैसे जाते ही फूंद कर देना, खाने पीने का ख्याल रखना, वगैरह वगैरह। मम्मी ने फिर गुड़ खिलाया। पैर छूकर अपना बैग लेकर मैं बस स्टैंड की तरफ चल दिया। मेरी माँ तब तक दरवाजे पर खड़ी रही जब तक मैं दिखना बंद नहीं हो गया। बस में बैठने के कुछ ही देर बाद मेरी आंख लग गई थी। घर से दूर तो जा रहा था, लेकिन घर को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा था। उल्टा एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। अब ना पापा के कोई सवाल और ना मम्मी का खाने के लिए कोई बवाल। अब तो मैं एकदम आजाद परिंदा था। मैं नींद में था या ऐसे ख्यालों में, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मेरा तो यही मानना है कि एक बेफिक्र सी नींद मुझे घेरे हुए थी। बस में शायद किसी ने घर से लाया हुआ खाने का डब्बा खोल लिया था, तो पूरी बस में खाने की स्मेल तैर रही थी। तभी बस के ब्रेक लगने पर मेरी आंख खुली। पता नहीं कौन सा शहर था। वैसे भी ये जानने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो वापस अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक मेरी नाक ने महसूस किया कि परफ्यूम की एक तेज स्मेल उसी की तरफ आ रही थी। उस स्मेल ने खाने की स्मेल को बहुत अच्छे से कवर कर दिया था। जब वो स्मेल एकदम से मेरे पास आ गई तो मेरी आंख खुली। एक्सक्यूज मी, ये उस स्मेल की आवाज थी। मेरा मतलब वो एक लड़की थी। शायद मेरे पास वाली खाली सीट पर बैठना चाहती थी।
मैंने अपनी टांगे सिकोड़कर उसे जाने का रास्ता दे दिया। वो खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। आने जाने के रास्ते में ही उसने अपना एक बड़ा सा बैग रख दिया था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे बरसात के दिनों में कोई चट्टान फिसल कर रोड पर आ जाती है और पूरा रास्ता जाम हो जाता है। कंडक्टर ने उस बैग को देखा तो तेजी से मेरी तरफ आया और आकर बोला, इस बैग को उठाकर रख दो। लड़की ने मेरी तरफ देखा, मानो उसकी आंखों में कोई रिक्वेस्ट सी थी। मैं तुरंत समझ गया, वैसे भी ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। मैंने बैग उठाया तो बैग थोड़ा भारी था, लेकिन फिर भी मैंने उठाकर उसको रख दिया। लड़की ने भी 2 बार मुझे थैंक यू बोला। मैं मन ही मन सोचने लगा, काश ये बैग थोड़ा और भारी होता तो हो सकता था ये लड़की पूरे रास्ते मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही कहते जाती। पर आप जैसा सोचो वैसा होता कहाँ है। वो तो अभी भी खिड़की से बाहर की ओर ही देख रही थी। उसके नैन नक्श तीखे थे, चेहरे पर कुछ पिंपल के निशान थे, पर वो मुझे उसे सुंदर कहने से रोक नहीं सकते थे। बालों का कलर ब्लैक था या ब्राउन, ये मेरे लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर जैसा भी था उसके फेस को सूट कर रहा था। मेरा इंटरेस्ट उसके बालों के कलर के बजाय उसे जानने में ज़्यादा था। पर वो तो खिड़की की ओर मुंह किए बैठी थी। काश मैं खिड़की की ओर बैठा होता, तब अगर वो खिड़की की ओर देखती तो मुझे ये गलतफहमी तो हो ही सकती थी कि वो मुझे देख रही है। लोग गलतफहमी के सहारे पूरी उम्र गुजार देते हैं। मैं कम से कम ये रास्ता तो काट ही सकता था। मैं उससे बात करने का रास्ता खोजने में लगा था। तभी वो कंडक्टर दोबारा आया। मेरा टिकट तो वो पहले चेक कर चुका था। अब बारी उस लड़की की थी। लड़की ने अपने बड़े से पर्स से एक छोटा सा पर्स निकाला और उसमें से निकाला एक 100 रुपये का नोट। एक जयपुर का टिकट दे देना। ओह माय गॉड, मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा। थैंक गॉड कि मेरे अलावा उसे किसी और ने सुना नहीं, तो ये जयपुर तक मेरे साथ जाएगी। मैंने ऊपर की तरफ देखा और ऊपर वाले से कहा, भगवान तू है, आज मेरा यकीन तुझ पर और भी गहरा हो गया। अब एक नई प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे ये तो पता चल गया था कि वो जयपुर तक जा रही थी, पर मैं उसको ये कैसे बताता कि मैं भी जयपुर तक जा रहा हूँ। तभी मेरी नज़र कंडक्टर पे पड़ी। वो कंडक्टर मुझे कंडक्टर नहीं, फरिश्ता लगा। मैंने कंडक्टर से कहा, मेरे पास टिकट है, दिखाऊं? मुझे लगा कंडक्टर बोलेगा कि मालूम है जयपुर जाओगे और मेरा काम हो जाएगा। पर आप जैसा सोचें वैसा हो जाए तो आप ही भगवान ना बन जाओ। पर मैं तो था मामूली सा इंसान। मेरी बात सुनकर कंडक्टर ने हिकारत भरी नज़रों से ऐसे देखा मानो मुझसे कह रहा हो, मुझे और भी काम है, खाली पीली दिमाग न सड़ा। मेरा फरिश्ता मेरे सपनों को तोड़कर आगे चल दिया। मेरा आइडिया फेल हो गया। बट आई नो एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, आई मीन माई लाइफ। तो मेरे दिमाग में आइडिया की एक नई फसल आ गई जो मेरी लाइफ को चेंज कर देना चाहती थी। मैंने कंडक्टर से पूछ ही लिया, भाई साहब ये जयपुर कितनी दूर है? मेरा मतलब और कितना टाइम लगेगा? पहली बार जा रहे हो? जब आ जाएगा तब बता देंगे, चिंता ना करो, आगे लेके नहीं जाएंगे। कंडक्टर का इतना कहना था कि आसपास बैठे 1-2 पैसेंजर भी हंसने लगे। मैं झेप गया। कंडक्टर मुस्कुराते हुए आगे चला गया। उसकी मुस्कान बड़ी कमीनी थी, पर कुछ भी हो, मैं अपने मकसद में तो कामयाब हो ही गया था। अगर उसने अपने कान खोले रखे हों तो वो समझ ही गई होगी कि मैं और वो एक ही जगह जा रहे हैं। पर अब तक उसने कुछ पूछा क्यों नहीं? उसने कहा क्यों नहीं, आप भी जयपुर जा रहे हैं? मुझे अब खिड़की पर गुस्सा आने लगा था। अगर बस में एक भी खिड़की ना होती तो तब तो बोरियत से बचने के लिए उसे मुझसे बात करनी ही पड़ती। पर मैं भी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। मैंने बातचीत का तरीका खोज ही निकाला। जयपुर आने ही वाला था। पापा के दिए एड्रेस के हिसाब से सोमदेव अंकल का घर वैशाली नगर में था। आप जानती हैं ये वैशाली नगर कहाँ पड़ेगा?
आखिर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। मेरी बात सुनकर उसने मेरी ओर देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक आवाज आई, पुरानी चुंगी नाका पर उतर जाना, वहां से पास पड़ेगा। पास से ही निकल रहे कंडक्टर ने मेरी बात को सुनकर जवाब दिया था। एक बार फिर से मेरी कोशिश बेकार गई। कंडक्टर जो थोड़ी देर पहले मुझे फरिश्ता लग रहा था, अब हैवान लगने लगा। इतनी हिम्मत जुटाकर मैंने उससे ही पूछा था। अब मेरे पास उससे बातचीत का और कोई भी बहाना नहीं था, तो मैं निराश होकर आंखें बंद करके बैठ गया। आपको भी वैशाली नगर जाना है? ये आवाज़ सुनकर मैंने आंखें खोली। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उस लड़की ने मुझसे पूछा था, मुझसे, अनुराग मेहता से। लेकिन ये सच था। बहुत आई गई